वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव। और इस सेशन में हम लोग गॉस लॉ का क्विक रिवीजन शीट डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हम लोगों ने गॉस लॉ में समझा हुआ है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से वो क्या होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसको ऐसे याद करो, मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, वो एक स्फेयर हो सकता है। ओके, इट कैन बी ए स्फेयर, इट कैन बी ए सिलेंडर, ये सारे क्लोज सरफेस, राइट। इट कैन बी ए कोन, इट कैन बी ए क्यूब। ठीक, अगर इसके अंदर कोई चार्ज है कहीं भी इस क्लोज बॉडी के अंदर, चाहे वो स्फेयर हो या सिलेंडर हो, तो लेट्स सपोज इसके अंदर चार्ज 2 कूलम है, +2 कूलम यहाँ है, -3 कूलम यहाँ है, और 7 कूलम यहाँ है, +7 कूलम। तो इसमें नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स गॉस लॉ कहता है कि फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। तो क्यू इन कितना है, देखो गिन लो एक बार, +2 +7 -3। तो क्यू इन की वैल्यू कितनी है? +2 कूलम, +2 कूलम +7 कूलम और -3 कूलम, यानी कितना? 9 -3 यानी कि 6 कूलम। तो आंसर होगा 6/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और फाई कैसा होता है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। अच्छा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। वैसे ही इस सिलेंडर के अंदर सपोज करो हमारे पास 4 कूलम है यहाँ पे और 7 कूलम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा? 4 + 7 11 हो गया क्यू इन। तो क्यू इन की वैल्यू इसमें आ गई 11 कूलम। ओके, तो आंसर होगा 11/एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह किसी भी क्लोज बॉडी में, क्लोज सरफेस में क्यू इन हमें निकालना पड़ता है, नेट चार्ज इंक्लोज, और उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ता है। तो वही हमें क्या दे देता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ भी इन साइड में चार्ज ले सपोज 0 है इस क्यूब में, तो इससे नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज क्यू इन 0 है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में क्यू इन की जगह 0 रखेंगे, तो 0/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फ्लक्स। तो गॉस लॉ को तुम्हें स्टेटमेंट वाइज याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ E.dA इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो फाई नेट होता है, ये जो किसी भी क्लोज सरफेस से निकल रहा होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रल। कभी कभी बुक्स में ऐसे भी बनाया गया होता है, इंटीग्रल मीन्स क्लोज सरफेस। ये जो गोला बनाया गया हुआ है इसका मतलब क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं एक और केस लेता हूं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ले सपोज एक स्फेयर है। ठीक है, हमने सेंटर पे एक चार्ज +Q रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डीए को काट के देखेंगे तो डीए वेक्टर बाहर की ओर आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस +Q की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है, तो वो भी इस तरफ आ रहा होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? अब देखो इंटीग्रल करेंगे हम लोग, तो छोटा सा डी फाई कितना आ रहा है? इस छोटे से डी ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन, आई मीन डॉट डी ए वेक्टर, और ई डी ए को जब ओपन करेंगे तो कॉस थीटा आता है। अब कॉस इनके बीच में कितना एंगल? 0 है, तो कॉस 0 डिग्री हो गया। इंटीग्रल कर दिया हमने, तो ये बन गया ई डी ए का इंटीग्रेशन। ठीक, एंड दैट शुड बी, अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब डी फाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे डी फाई जब इंटीग्रेट होंगे पूरे स्फेयर पे तो क्या बना देंगे? फाइनेट बना देंगे। और फाइनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखो ई कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, ये रेडियस कांस्टेंट है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? KQ/r²। अब r कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं हम लोग और डीए को इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपली। तो ये एक हिस्सा है डीए का जो हमने काटा था। ऐसे डीए बहुत सारे होंगे इस स्फीयर पे, जब उन सबको एडअप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा, जो कि कितना होता है? E/4πR²। यही किसकी वैल्यू हो जाएगी? फाई नेट की। या फिर यूं कह सकते हो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी? Q/एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि Q ही Q इन है। Q इन क्लोज कितना है? Q है, तो Q/एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक,
तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, अब याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डीए भी एरिया वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होता है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है या फिर एयर होती है। तो यहां पर ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में परमिटिविटी एयर की ना देख के किसी और मीडियम की दे दी जाती है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं रख सकते फिर डायरेक्टली, तब परमिटिविटी की फॉर्मूला बन जाएगा। देखो अगर मान लो किसी मीडियम में परमिटिविटी ई आर है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में ई आर हो जाएगा। ठीक, इसका ध्यान रखना। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं रख के हम लोग को ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए होता है। तो इसको जब ओपन करते हैं हम लोग तो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। मैंने बताया हुआ कि कोई भी हमने अगर सरफेस लिया, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल लिया हमने, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास कर रही होती हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और एरिया वेक्टर अगर इसका बनाने जाएंगे तो क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा आउटवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर आ गया हमारा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। तो इत्तेफाक से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो है यहाँ पे, इसीलिए फॉर्मूले से जो फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ई डॉट ए आएगा, यानी कि ई ए कॉस जीरो आएगा, यानी कि सिर्फ ई इंटू ए पड़ गया। लेकिन अगर मान लो एरिया वेक्टर जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है किसी एंगल पे होता, थीटा एंगल पे, लेट्स सपोज ऐसे होता, ये हमारा एरिया वेक्टर तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा होता, लेट्स सपोज थीटा एंगल पे, ई और ए के बीच में एंगल थीटा होता, तब जो फ्लक्स होता उसकी फॉर्मूला हो जाता ई ए कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, अब क्यों ये ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो भी फ्लक्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब एरिया बढ़ा दोगे किसी सरफेस का तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो भी बढ़ जाएंगी ना, इसलिए ई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला आता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, तभी तो कॉस 0 1 होगा, राइट। और तब फाई मैक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम उस केस में हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा, बिकॉज कॉस 0 1 होता है। और फाई मिनिमम क्या होगा, फाई मिनिमम होगा जब कॉस थीटा, हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, तब ये कॉस थीटा जो हो जाएगा कॉस 90 पे 0 हो जाएगा, तो फाई फ्लक्स जो हो जाएगा मिनिमम 0 हो जाएगा। ठीक, तो फ्लक्स 0 होता है जब थीटा 90 होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 का हो तब मिनिमम फ्लक्स होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा। और जब फ्लक्स थीटा की वैल्यू 0 हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, तब हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। अब की एप्लीकेशंस हमने कुछ समझे थे इन्फिनिट लाइन चार्ज के। तो इन्फिनिट लाइन चार्ज के केस में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, और आर क्या होता है, जो गॉसियन सिलेंडर हमने जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे सपोज करो ये इन्फिनिट लाइन है, ठीक है, इसमें प्लस चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसके वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो और ये डिस्टेंस आर होती थी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन्फिनिट लाइन। इन्फिनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी जा रहा है ये। अब क्या करते थे हम लोग, इसमें एक गॉसियन सिलेंडर बनाते थे, राइट, बिकॉज वही एक गॉसियन सरफेस है जो सिमेट्रिक हो सकता है। तो पी से जाता हुआ हम लोग एक गॉसियन सिलेंडर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर, अब देखो इसमें 3 सरफेस हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 और ये कर्व सरफेस। सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, बाहर की ओर होगी ना इस पॉजिटिव चार्ज से, इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस 1 का जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल होगा ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इनके बीच में एंगल 90 है, और ई डॉट इसमें 0 हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू 1 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ भी एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा राइटवर्ड होगा, एंगल 90 का होगा, तो ई डॉट ए 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स ड्यू टू 1 एंड फ्लक्स ड्यू टू 2 दोनों 0 आते थे, और ड्यू टू फ्लक्स कर्व सरफेस से फाई सी एस वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस तरफ है क्योंकि बाहर की ओर होगा, ठीक है, और नॉर्मल जो है डी ए वेक्टर वो भी इधर इस तरफ ही होगा, तो इनके बीच में एंगल 0 होता था।
तो हम लोग ई डी ए को इंटीग्रेट करते थे, कॉस जीरो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो 1 हो गया, और ई कांस्टेंट रहे, और ये डी ए का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ। तो ऐसे छोटे छोटे डी ए जब इंटीग्रेट होते थे तो क्या आता था, याद करो, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आता था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज 2 पाई आर, और लेंथ हमने मानी हुई है इसकी एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल आता था। और ये फाई सी एस किसके बराबर होता था, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फाई 1 फाई 2 तो जीरो ही है। तो इस गॉसियन सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स फाई सी एस के बराबर ही होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन कितना होगा, देखो अगर लेमडा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी कि 1 यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा है, तो अगर एल लेंथ का हमने लिया हुआ है रॉड या सिलेंडर, तो उसमें कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है एल लेंथ में, लेमडा टाइम्स एल, राइट। तो यही क्यू इन हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे हम लोग लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। अभी देखो एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, ई की वैल्यू आ जाती है लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और नहीं लर्न करना चाहते हो तो डिराइव करने में भी बहुत समय लगता नहीं है, ठीक है, डिराइव भी कर सकते हो गॉस लॉ से, ठीक। वैसे ही इनफिनाइट प्लेन शीट का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है उस इनफिनाइट शीट पे। इसको भी डिराइव कर लेते हैं फटाफट। देखो अभी हमने इनफिनाइट शीट ली ऐसे, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इस तरह चार्जेस इस पे फैले हुए हैं। तो क्या करते थे हम लोग, एक गॉसियन सिलेंडर लेते थे, लेकिन इस बार सिलेंडर जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा इस टाइप का, और वो इसको काटता हुआ जा रहा होगा इस पर्टिकुलर शीट को बीच से। तो बीच से जब काटेगा तो यहाँ भी एक सर्कल ही बनाएगा ना, राइट। अब देखो जब हमने गॉसियन सिलेंडर बनाया और हमने चार्ज इंक्लोज निकालने की कोशिश की, तो पहले तो फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स के निकालने के लिए एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, और एक कर्व सरफेस यहाँ पे बन रहा है जो डी ए मान लो, उसका वेक्टर यहाँ पे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन शीट की वजह से किस तरफ होगा, राइटवर्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो ड्यू टू कर्व सरफेस है, देखो एंगल 90 है ई डॉट डी ए, तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स आ जाता है वो जीरो आ जाता है, बिकॉज ई डॉट डी ए कॉस 90 बना देगा और जीरो हो जाएगा। अब फ्लक्स ड्यू टू 2 देख लो एक बार, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, मान लो इसका एरिया ए है, तो यहाँ पर तो कॉस जीरो बन जाएगा ना, तो फ्लक्स ड्यू टू 2 कितना आ गया, ई इंटू ए आ गया, सिंपली कॉस जीरो 1 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका भी एरिया ए ही होगा ना, बिकॉज सिमेट्रिकल है, ये ए सर्कुलर शीट है और सर्कुलर फेस है, तो ये भी ए सर्कुलर फेस ही होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगी, ओके। या ऐसे देखो, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू दिस प्लेन शीट ना, तो इस प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो राइटवर्ड हुई, इसके वजह से इस तरफ किस तरफ होगी, यहाँ भी आउटवर्ड ही होगी, बिकॉज अगर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्जेस से रेडियली आउटवर्ड निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर इस तरफ निकल रहा है तो इधर भी इस तरफ निकल रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाई 1 कितना हो गया, फाई 1 भी अगेन ई इंटू ए हो गया, क्यों, इसलिए ई इंटू ए हो गया क्योंकि यहाँ पर भी एंगल ई और ए के बीच में जीरो है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो फाई 1 और फाई 2 ई ए के बराबर हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और फाई सी ए जीरो है, तो फाई नेट कितना आ जाएगा, 2 ई ए आ जाएगा। और 2 ई ए की वैल्यू ही किसके बराबर होनी चाहिए, फाई नेट क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये गॉसियन सिलेंडर कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, अब वो निकालना है हमें। ये गॉसियन सिलेंडर है क्लोज सरफेस, ये इतना चार्ज इंक्लोज कर रहा है ना, देखो ये वाला पार्ट जो प्लेन शीट को काटते हुए गया सर्कुलर फॉर्म में, उतना ही चार्ज इंक्लोज हो पाएगा। वो कितना होगा, वो होगा अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसको अगर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, इसका एरिया वही होगा जो इसका एरिया है, बिकॉज सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है, उतने ही डायमेंशन का, तो इसका एरिया भी ए ही होगा। तो ए को जो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इन आ जाएगा, तो 2 ई ए की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला होता है प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ निकाला, इस प्लेन शीट से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई मीन यहाँ पे मान लो चाहे यहाँ पे मान लो। अब यहाँ पर कहीं भी आर नहीं आता इस इक्वेशन में, यानी कि आर से इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी प्लेन शीट से निकालोगे राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही आएगी, डायरेक्शन बस फर्क पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, यहाँ पर डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल शेल की हमने बात की थी। स्फेरिकल शेल होता क्या है? देखो स्फेरिकल शेल उसे कहते हैं जहां पर अगर ये छोटा सा हिस्सा और होता है यहाँ पे मान लो, ठीक है, गैप होता है इन दोनों शेल्स आई मीन स्फेयर्स के बीच में, जिसको हम लोग शेल कहते हैं, राइट। और अंदर में हॉलो होता, कुछ नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। और शेल उसे भी कहते हैं जहाँ पे हम लोग का चार्ज जो आता है वो सरफेस पे आ गया होता है, ठीक। अच्छा, तो अगर मान लो इस पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो स्फेरिकल शेल में एक बार इनसाइड के लिए बनेगा, एक बार आउटसाइड के लिए बनेगा। तो इनसाइड के लिए भी हम लोग क्या केस लेते हैं, अगेन एक पॉइंट मानते हैं पी, जिससे एक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं जाता हुआ आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का। और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो देखो क्या होगा, ई डॉट डी ए इंटीग्रल इंटू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी पे इनसाइड, और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे अगर, तो क्यू इन देखो कोई चार्ज इंक्लोज है इसके अंदर नहीं, तो क्यू इन जीरो हो जाएगा। और क्यू इन जीरो हो गया तो पूरा ये राइट हैंड साइड जीरो हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आई इन साइड वो भी जीरो आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड हमेशा जीरो आती है, इन साइड द शेल, ठीक है। वैसे ही आउटसाइड के लिए जब बनाएंगे तो आउटसाइड के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, और आउटसाइड कोई पॉइंट पी लिया हमने, उससे जाता हुआ एक गॉसियन स्फीयर बनाएंगे, ठीक, आर रेडियस का। तो इस बार अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे निकालनी है जो कि आउटवर्ड होगी ही, और डी ए वेक्टर भी आउटवर्ड ही है, देख रहे हो। तो ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा, ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब ई और डी ए एक ही दिशा में है तो क्या होगा, एंगल जीरो है दोनों के बीच में, तो कॉस जीरो 1 हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई कॉस का टर्म नहीं रखा, कॉस जीरो को 1 ही रखा। अब क्यू इन क्या है, क्यू इन जो है इंक्लोज, देखो ये प्लस क्यू के बराबर है, यही चार्ज इंक्लोज कर रहा है ना, विच इज ए कांस्टेंट। तो सिंपली यहाँ क्यू रख देंगे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड, आउटसाइड कोई पॉइंट पी है तो आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आउटसाइड के लिए ये देखो पूरा शेल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। मान लेते हैं कि ये पूरा चार्ज Q सेंटर पे आ गया है हुआ है, और पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये पूरे Q को हम लोग सेंटर पे मान के फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट चार्ज के लिए लगाते हैं, विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है। अच्छा, अब सॉलिड चार्ज स्फीयर क्या होता है, सॉलिड चार्ज स्फीयर वो होता है जहां पर स्फीयर के अंदर चार्ज भरे हों, अनलाइक शेल। अब क्या होगा, चार्ज इसके अंदर पूरी तरह वॉल्यूम में भरा होगा अंदर, उसमें हमें अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है इनसाइड और आउटसाइड के लिए। ये सेंटर हो गया और ये कैपिटल आर हो गया। तो इनसाइड के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और जब गॉसियन सरफेस बनाते थे और फिर सॉल्व करते थे तो अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे बाहर की ओर, डी ए वेक्टर बाहर की ओर, तो ई डी ए इंटीग्रेशन हमने कर दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू यही फाइनेट होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि ई और डी ए के बीच में एंगल जीरो है तो कॉस जीरो ई बाहर आ गया, और डी ए का इंटीग्रेशन हमने किया, कॉस जीरो 1 ही हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन किया तो बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हमने इसको स्मॉल आर माना हुआ है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इज इक्वल टू क्यू इन कितना होगा, देखो इतना हमें वॉल्यूम का चार्ज चाहिए। तो अगर रो इसकी चार्ज डेंसिटी है लेट्स सपोज, और रो को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, बिकॉज हम लोग मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रो को हम लोग को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू इन के जगह पे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से यहाँ पर एक आर बचा क्योंकि आर क्यूब था वहाँ पे, तो क्या आ गया, ई की वैल्यू आ गई रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आ गया ना। अब देखो यहाँ पर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इनसाइड के लिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है सॉलिड चार्ज स्फीयर में, ठीक है, जब रो कांस्टेंट हो। तो अगर रो वेरिएबल होगा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब डिफरेंट केस आएगा, डिफरेंट आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। और इसी केस के लिए अगर हम लोग आउटसाइड का केस लेंगे तो ये पूरा चार्ज जो है पूरा चार्ज स्फीयर जो है सॉलिड, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उस केस में जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आएगा, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर।
जिसमें क्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं अगेन रो को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, जिसमें ये कैपिटल क्यू जो होगा वो होगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है। और ये क्यू को यहाँ रख सकते हैं हम लोग, और के की वैल्यू तुम जानते ही हो, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि आउटसाइड है सेंटर से, ये दूरी है आर, जब हम आउटसाइड का डिस्कशन कर रहे हैं तो, ठीक। तो ये सब चीज़ें तुम बार बार निकाल सकते हो, भूल भी जाओ तो डिराइव करके। अब गॉसियन सरफेस का जो हम लोग चयन करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो कभी कभी हमें स्फीयर लेना पड़ता है, कभी कभी सिलेंडर लेना पड़ता है। तो देखो कब हम सिलेंडर लेंगे, देखो जब भी लाइन चार्ज होगा, जब भी लाइन चार्ज होगा तो हमें मेक श्योर करना है कि उसके रूल्स फॉलो हों। सरफेस जो होना चाहिए गॉसियन वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ स्फीयर लेते हैं, एक स्फीयर लिया, तो क्या चार्ज के अबाउट ही सिमेट्रिक है। देखो यहाँ से लेंथ जो है वो अगर आर है, क्या यहाँ से आर है, क्या यहाँ से आर है, नहीं, इट्स नॉट कांस्टेंट, राइट। और इस तरह से हम लोग एक तो अगर सिमेट्रिक बना भी लेते हैं अगर, और दूसरी चीज़ कहती है कि कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने, जो कि इस तरफ नहीं आ रहा है ना, डीए वेक्टर इस तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर डीए वेक्टर इस तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर एंगल कुछ है, एंगल कांस्टेंट नहीं है। तो ये हम लोग नहीं ले सकते गॉसियन सरफेस स्फीयर, हम लोग को लाइन चार्ज के केस में सिलेंडर ही लेना पड़ेगा, राइट। इसीलिए हम लोग सिलेंडर लेते हैं लाइन चार्ज के केस में। अब स्फीयर जब होगा तो स्फीयर के केस में लेट्स चेक, जब स्फीयर है और स्फीयर के केस में अगर तुमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आर डिस्टेंस की दूरी पे एक स्फीयर लिया, तब तो समझ में आता है कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। एक तो सिमेट्रिक है चार्ज के अबाउट, दूसरा कि अगर कोई हमने पॉइंट लिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है और डीए वेक्टर भी इस तरफ है। कहीं भी पॉइंट लो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, डीए वेक्टर इस तरफ है, कहीं भी पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, डीए वेक्टर इस तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कांस्टेंट बना हुआ है। लेकिन अगर इसी स्फीयर के अराउंड हम एक सिलेंडर ले लें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ जा रहा होगा और डीए वेक्टर इस तरफ जा रहा होगा, एंगल कुछ है यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ आ रहा होगा और डीए वेक्टर इस तरफ आ रहा होगा, एंगल इसमें जीरो हो गया, तो कांस्टेंट नहीं रहा ना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए हम लोग को स्फीयर के केस में स्फीयर ही लेना पड़ता है और लाइन चार्ज के केस में सिलेंडर लेना पड़ता है, ठीक। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई शुड बी कांस्टेंट और ई इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू डीए। ई या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो या तो पैरेलल हो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो डीए के, वैसा सरफेस हमें चूज करना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।